गिरिडीह लोकसभा सीट से तैयार हो रहे हैं जयराम महतो जी, और अभी काफी ज्यादा इनका यहाँ पे दबदबा भी है, क्योंकि कहते हैं कि लोगों की समस्याओं को वो महसूस करते हैं, लोगों की जितनी तकलीफें होती हैं उनको महसूस करते हैं। कई जगह जाकर के उन्होंने समस्याओं को उठाया है, कई फैक्ट्रियों में जाकर के, तो कई कोल के खदानों में जाकर के, जहाँ पे लोग जाने से पहले डरते थे, वहां भी ये जाकर के किए हैं। ये इनका हम नहीं बता रहे, इनका 2 साल का इतिहास बता रहा है, जितने टाइम से आंदोलन कर रहे हैं उस टाइम का इतिहास बता रहा है। गिरिडीह में अगर आप आएंगे तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? क्योंकि बहुत ज्यादा विवादित मुद्दा रहा है गिरिडीह भी, जैसे कि हजारीबाग से सटा हुआ है बड़का गांव, उसी तरह है यहाँ पे गिरिडीह में भी वैसी समस्याएं हैं, लोग जूझते रहते वैसी समस्याओं से। आप कौन कौन से अहम मुद्दों पे ध्यान देंगे गिरिडीह पे? देखिए, सबसे पहला बात है पलायन, प्रदूषण, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। और एज ए सांसद जो उनको खर्च करने की राशि जो मिलती है वो राशि उन विभागों पर खर्च होगा। और दूसरी बात, हमारा जो अभी तक का व्यवहार रहा लड़ने का, जो हम लोग सड़क पे अपने आप को लड़ाकू प्रदर्शित किए हैं, वो सदन में भी वही लड़ाकूपना हमें दिखेगा। और निश्चय ही चूँकि हम जनता के बीच रहे हैं, उनके बीच उनके जैसा रहे हैं, तो उनकी पीड़ाओं को, उनके दर्द को मैंने डायरेक्ट अनुभव किया है। बाकी ऐसा नहीं है कि जो हमारे प्रतिद्वंदी होंगे एनडीए वाले या इंडिया गठबंधन वाले, ऐसा नहीं कि वो समस्याओं को नहीं देखते हैं, लेकिन फिलहाल वो दूर हो चुके हैं। चूँकि वे दोनों जो भी प्रत्याशी बन के सामने आएंगे, एक आ चुके हैं माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी, लगभग शायद 15 साल वो विधायक और उसी पीरियड में मंत्री रहे, 5 साल सांसद, यानी 20 साल का राजनीतिक करियर है उनका। यानी 20 साल पहले जिस दिन वो विधायक बने हैं, उन समस्याओं से, लोगों के संघर्ष से वे मुक्त हो चुके हैं। उनको संघर्ष का अब अनुभव और वो ताप, एक गरीब, एक गुरबे, एक कामगार किसान के को जो ताप सहना पड़ता है, जो संघर्ष का सामना करना पड़ता है, उन चीज़ों से अवगत नहीं होंगे वो, क्योंकि उन्होंने एक लाइफ स्टाइल बदला, आलीशान जीवन को व्यतीत किया, और वो सारी चीज़ें प्रमाणिक हैं। क्या आपका भी लाइफ स्टाइल बदल सकता है इसके बाद? नहीं, हम लोग बदलना भी नहीं चाहेंगे। वो होता है ना, एक बेहतरीन लाइन किसी ने कहा था कि अपने आप को कैरेक्टर को मारकर क्यों जीना, जो कैरेक्टर है उस पर जीना। तो मेरा जो कैरेक्टर है वही उछल कूद करना। हम तो अपना नॉमिनेशन में टी शर्ट पहन के जाएंगे, टी शर्ट और ट्राउजर में हमारा नॉमिनेशन होगा, और सदन में भी जब हमारी एंट्री होगी तो खाली पाँव होगी। और इसलिए खाली पाँव एंट्री होगी क्योंकि मेरा मानना है कि जिस बार किसी की आस्था मंदिर में, किसी की मस्जिद में, किसी की चर्च में, किसी की गुरुद्वारे में, किसी की सरना स्थल में, भारत देश के करोड़ों लोगों की आस्था उस सदन में है। और इस देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह भी कहा करते थे कि अरे ओ किसानों, एक नज़र रखना खेत खलिहान पर और दूसरी नज़र रखना लाल किला के मचान पर, क्योंकि आस्था है वहाँ हमारी कि वहाँ कोई उद्योगपतियों का कार्य करने वाला प्रधानमंत्री अगर चला गया तो तुम्हारे खेतों को बेच देगा। और आज फिलहाल वही हो रहा है। माननीय चौधरी चरण सिंह का वह कोटेशन आज सार्थक हो रहा है। आज उद्योगपतियों का तरफदारी करने वाला एक शख्स वहाँ बैठ चुका है, जो दिन प्रतिदिन कभी हंसदेव जंगल, तो कभी लद्दाख जैसे इशू, तो कभी मणिपुर जैसे इशू क्रिएट हो रहे हैं। ये वही चौधरी चरण सिंह का वो दार्शनिक सोच है, उस प्रधानमंत्री का वो फिलोसॉफिकल थॉट है, जो आज हमें देख पा रहे हैं, आज की गलियारों में उन चीज़ों को खोज रहे हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि हम लोग बाकी जो राजनेता हैं उनसे हमारी भिन्नता होगी, और वही भिन्नता हमें जीवंत भी रखेगी। अगर हम उनकी तरह हो गए तो उस दिन हमारा, मैंने कह सकते हैं, हमारे अपने अंतरात्मा को हम खुद मैंने मानेंगे कि हम लोग डेड हो चुका है। तो इसीलिए उन व्यवस्थाओं को, उन परिपाटियों को नहीं तैयार किया जाएगा। गिरिडीह की जनता हम पे उम्मीद करती है, तो गिरिडीह की जनता के लिए हम समर्पित रहेंगे, और लोकसभा के सदन में, उस गरिमामयी सदन में जो समस्याओं का समाधान होगा उनको बेहिचक रखेंगे। अच्छा, वहाँ पे आप जाएंगे तो एक युवा को भी आपसे बहुत ज़्यादा आशा रहेगा, क्योंकि जो झारखंड के युवा हैं वो काफ़ी ज़्यादा मार खा रहे हैं। ये इस बात को अच्छे से, आपसे ज़्यादा बेटर से और कौन समझ सकता होगा, क्योंकि आप भी उन्हीं युवाओं में से निकल करके आए हैं। तो आप युवाओं को कैसे आप देखिएगा, क्योंकि जो युवा हैं काफ़ी आशा आपसे तब से लगाते रहे जब से आप कॉलेज के बाहर धरना किया करते थे, तो उनके लिए क्या रहेगा? देखिए, बिल्कुल यूथ को पहला चीज़ चाहिए, सबसे पहले एक साथ चाहिए, वो है फिटनेस और मेंटली, यानी एजुकेशन। उसका शरीर ठीक रहे और उसे पढ़ाई मिले। तो शरीर ठीक रहे, इसके लिए हम लोग स्पोर्ट्स पर चर्चा करेंगे आज, कि हर एक प्रखंड स्तर में स्पोर्ट्स की सुविधा हो, और बेहतर तकनीकी से लेस, तकनीकी युक्त कॉलेजों में वातावरण हो, जहाँ से युवा अपने
टैलेंट के आधार पर अपने भविष्य का निर्माण करें, उन कोर्सों को शामिल किया जाए। और जो कंपटीशन के परीक्षा होते हैं, चूँकि नौकरी पर बात आपको करना ही पड़ेगा, रेलवे का हो, एसएससी का हो, उसमें जो एक सिलेबस का जो बोझ दिया जाता है, उस बोझ पर चर्चा किया जाएगा कि आप किसी को, आप मान के चलिए ग्रुप डी का सर्विस देना है, आप उनको अगर यूपीएससी लेवल का सवाल पूछ रहे हैं, भैया उसको आप दोपहर के धूप में रेलवे के ट्रैक में काम करवाएंगे, तो उस सवाल से उसका क्या संबंध, उस अनसुलझे सवाल से उसका क्या संबंध। तो अगर आपको वहाँ उसको कार्य करवाना है तो आप 2 घंटा धूप में एकदम अप्रैल या मई के महीने में आप दौड़ करवा लें 5 किलोमीटर का, और वो 5 किलोमीटर दौड़ एकदम 11 बजे से 3 बजे के बीच करवाएं, क्योंकि आप उससे क्या काम लेंगे, रेलवे ट्रैक पे ही लेंगे ग्रुप डी में। तो ये चीज़ों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। देखिए, जिससे आप मेंटली वर्क लेंगे उसको मेंटली तैयार कीजिए, जिससे आप फिजिकली वर्क लेंगे उससे फिजिकली तैयार कीजिए। आप जो जिससे फिजिकली वर्क लेंगे उससे अगर मेंटली बहुत टॉर्चर के साथ तैयार करेंगे तो बेचारा जबरदस्ती नौकरी को पाने के लिए वो उसका असल करेक्टर नहीं होता है। अभी मान के चलिए झारखंड में अगर जिला पुलिस की बहाली आएगी तो आप कीजिए, आपको 1600 मीटर दौड़ के जगह 3200 मीटर कीजिए, 11 बजे 12 बजे 1 बजे करवाइए। लेकिन आप उससे अगर एक बहुत बड़ा सिलेबस के तहत परीक्षा लेते हैं, चूँकि ये दोनों चीज़ें झारखंड के परिवेश की बात करें तो एक नौजवान के पास नहीं हो पा रहा है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो फिजिकली को हार्म कर रहे हैं, और जो फिजिकली होते हैं थोड़ा सा तैयारियों में असुविधा होती है। तो इसलिए मैं उन पर गंभीर हूँ, और मैंने इस बात को भी सोचा है कि सदन में एक सार्थक चर्चा इस विषय पर होगा कि सिलेबस के बोझ को कम किया जाए, और जिस डिपार्टमेंटल के आधार पर उनको आप वैकेंसी लेंगे, वैकेंट को क्लियर करेंगे, उसके अनुसार उसका मतलब एग्जाम लिया जाए। अच्छा, आप खुद एक पीएचडी के छात्र हैं, आपने काफ़ी लंबा पड़ाव पार किया है शिक्षा के क्षेत्र में, तो आप कहते हैं कि पीएचडी करके आप काफ़ी फिलोसफिकल बातें भी करते हैं। आपको लगता है कि थोड़ा सा उनका सोच अलग होता है, आप लोगों का सोच काफ़ी हट करके होता है समाज के सामान्य लोगों जैसा। तो पीएचडी करके आपको पॉलिटिकल में आने का कैसे मन किया? क्योंकि एक तरफ ये भी तो मन करता होगा कि ठीक है, प्रोफेसर का एग्जाम क्रैक करके और उसके बाद फिर एक सामान्य जीवन, एक अच्छा लाइफ जीते हैं, तो ये ना चूज करके आप पॉलिटिक्स में आए जहाँ पे इतना विवाद होता है, जहाँ पे इतना खतरा होता है। एक तरह से आप जानते होंगे कि खतरा भी होता है, आपसे बेटर नहीं समझता होगा कोई। हाँ बिल्कुल, कोई अंचल में है तो खतरे से भली भांति परिचित है। देखिए बिल्कुल मेरा भी थॉट्स जब इंटर टाइम तक थे तो मेरा भी रिलीजियस माइंड था। उस समय रिलीजियस चीज़ें हमें लुभाती थी, लेकिन फिर उसके बाद इंटर से जब क्रॉस किए तो बैचलर ऑफ आर्ट्स में इंग्लिश ऑनर्स के साथ आए, तो उस समय थोड़ा सा जो एग्ज़ाम्स, यूथ के समस्या, वे सारी चीज़ें आने लगी। जब मास्टर्स और पीएचडी में आए तो बिल्कुल जो सिस्टम है उस सिस्टम से एक अलगाव टाइप का फील होने लगा, और अपने कुछ लेख भी लिखते थे, बाकायदा प्रेस में भी कभी जगह मिलता था, या फिर हम लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने लिंक माने बातों को रखते थे, और अपने अंत में लिखते थे एक क्रांतिकारी, एक बागी, एक विद्रोही। ये स्वर बनने लगा मास्टर्स और पीएचडी के समय। इसलिए बनने लगा क्योंकि आप यथार्थ को जीने लगे। उससे पहले क्या था कि आप जो लोग कहते थे आप मतलब आदर्शवादी जीवन चाहते हैं कि हाँ सही है भैया, ये ठीक है, सरकार है तो ठीक ही होगी। लेकिन जब आप पीएचडी में आते हैं, मास्टर्स में आते हैं, तो क्या होता है कि यथार्थवादी आप होने लगते हैं। आप गलत को गलत, सही को सही कहने लगते हैं, और मैक्सिमम जो व्यवस्था जिस प्रकार से डैमेज है आपके अंदर एक बागी का रूप धारण कर लेता है। तो वही परिस्थितियाँ मेरे सामने आई। तो अब जब परिस्थितियाँ सामने आई तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी सिर्फ आप अगर खामियों से लोगों को बताएंगे ये गलती है तो नहीं चलेगा, उस खामियों को सुधारना होगा, उन खामियों को खूबियों में बदलना होगा, तो आपको राजनीति में आना होगा, क्योंकि यहीं से सब कुछ बनता है। आप भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इस देश में कानून बनाने का अधिकार ना इंजीनियर को है, ना डॉक्टर को है, ना प्रोफेसर को है, लीडर को है। तो भाई आपको लीडर बन के कानूनों को दुरुस्त करने के लिए वहाँ बैठना होगा, वहाँ जाके आपको चर्चाओं में भाग लेना होगा, आपको अपना बिल प्रेजेंट करना होगा कि हाँ ये कानून होने से ये सुविधा हो सकती है। आपको अपना मत रखना होगा, और मत को रखने के लिए आपको अब सड़क में नहीं उस सदन का रुख करना होगा। तो यही सोचकर हम लोगों ने कहा
कि नहीं, अब सड़क से सदन का रुख करना होगा अपने मत को रखने के लिए, आपके अंदर जो थॉट क्रिएट हो रहे हैं उन थॉट को वहाँ रखने के लिए। और झारखंड या फिर देश की परिस्थिति को अगर बदलना है तो राजनीति में युवाओं को आना चाहिए, पढ़े लिखे युवाओं को आना चाहिए, मास्टर्स बैचलर पीएचडी करने वाले युवाओं को आना चाहिए। बीजेपी जिसका सरकार अभी आप सब देख सकते हैं नरेंद्र मोदी का कैसा वर्चस्व है, और इसको लेकर के ही कहीं ना कहीं ये बात हर जगह फैल रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो सकता है 2029 से। तो इसको लेकर के अंकित अवस्थी सर और जितने टीचर्स हैं और जो गणमान्य लोग हैं अदर पार्टी के, कहीं ना कहीं बीजेपी के भी कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि हाँ ये चीज लागू हो सकता है, लेकिन ये किस हद तक सही है इंडिया के लिए, किस हद तक नहीं है, और ये वाकई लागू होगा भी कि नहीं, कि सिर्फ अफवाह उड़ रहा है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज जयराम जी से भी, क्योंकि वो एक पीएचडी के छात्र हैं, काफी उनका नॉलेज हर मुद्दों में थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है सामान्य व्यक्ति से, तो इनसे बात करके जानते हैं क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में आपको। देखिए, ये सारी चीज़ें हम लोग के कानों तक भी उड़कर आती है, हम लोग भी सुनते हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर यह चीज़ें आए दिन देखने को मिलती है। लेकिन चूंकि ये काफ़ी बड़ा विषय है और इन बड़े विषयों पर जब बड़े लोग बात करते हैं, इन विषय पर बहुत सारे ऐसे एकेडमिक लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, बुद्धिजीवी वर्ग को बात करते हुए सुनते हैं तो जहन में ये बात आती है। लेकिन मेरे हिसाब से ये आसान नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो इस देश के लिए स्थिति सही नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी ये देश असमानता की मार झेल रहा है। ऐसे में असमानता का जो गैपिंग होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उस समय अगर हम फिर परिस्थितियों को पाएंगे तो अंग्रेज़ों से भी बहुत ही विभत्स तरीके में अपने लोगों को जीते हुए, जीवन यापन करते हुए पाएंगे। अभी अगर वो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, वन नेशन वन पार्टी अगर नहीं है, सो हमारी स्थिति देख सकते हैं आप कहाँ पे है। आज ऑटोनोमस बॉडियों का किस प्रकार से अपने कथन अनुसार या फिर अपने सुविधा अनुसार बाकी के पॉलिटिकल पार्टियों को जेल में उनके मुखिया को भर देना, बंद कर देना, ये सारी चीज़ें सामने निकल कर जब सामने आ रही हैं, जबकि अभी हम लोग इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री है, लोकतांत्रिक मर्यादा मूल्यों का अनुपालन किया जा रहा है, तो लेकिन हाँ, भविष्य के लिए संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जब कोई पार्टी या फिर कोई सरकार में रहकर अभी एक प्रेस मीडिया होकर उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे देश में जब ऑटोनोमस बॉडियों पर कंट्रोल कर सकता है और वहाँ लोग चुप रहते हैं, मौन साध कर बैठते हैं, एक सवाल नहीं गूंजता है, डिबेट पर चर्चा नहीं किया जाता है, वहाँ इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय इंडिया पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर चर्चा होता है, तो आप इन संभावनाओं से पीछे नहीं हट सकते। लेकिन फिलहाल मेरा मानना है कि भारत एक नहीं, दो नहीं, कई पार्टियों का देश हो। देखिए, आज हमारे पास दो ही पार्टी है। नेशनल की अगर बात करें तो इंडिया और एनडीए। फिलहाल एनडीए 10 साल से है, और उसके पहले इंडिया यानी जो यूपीए उस समय थी 10 साल तक रही। तो इससे क्या कि करप्शन के चांसेस बढ़ते हैं, जितनी पार्टी कम रहेगी उतना करप्शन ज्यादा होगा। क्यों होगा, मैं अपनी राय रखना चाहूंगा। जैसे अगर मान के चलिए, जब यूपीए की सरकार थी, आदरणीय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो 10 साल एक काफ़ी लंबा समय होता है, जनता को उबना ही उबना है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं करप्टेड नहीं थी, सभी लोग ऑनेस्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब ऑप्शन क्या रहेगा आपके पास? जब यूपीए का 10 साल आपको पसंद नहीं आया, या फिर 10 साल से आप उब चुके हैं, 10 साल उनको देख चुके हैं, उनके आइडियाज़ को, उनके मिशन को, उनके विजन को, उनके कार्य करने के तरीके को, तब अगला कार्य करने का तरीका आप किसका देखेंगे? एनडीए बचा है। अब एनडीए का भी 10 साल हो चुका है, अब फिर भारत के लोग रिटर्न कहाँ जाएंगे? यूपीए में अगर जाना चाहे तो। अगर एनडीए 15 तीसरा बार रिपीट करती है या नहीं करती है तो कहाँ जाएगी? यूपीए। तो इससे क्या होता है कि करप्टेड होने का चांसेस ज़्यादा होता है, करप्शन का होने का चांसेस ज़्यादा होता है, सत्ता का निरंकुश होने का चांसेस ज़्यादा होता है, सरकार का निरंकुश होने का चांसेस ज़्यादा होता है, और वो लोकतांत्रिक देश में अपने आप को राजतंत्र के तरीके से, राजशाही तरीके से कार्य कर सकता है। लेकिन अगर यही 5 पार्टी होती, मान के चलते एनडीए, यूपीए और 3 पार्टियां XYZ, तो मान के चलिए यूपीए ने 2004 से 2014 तक, एनडीए आ गई 2014 से 2024 तक। अब अगर यूपीए एनडीए के अलावा कोई ऑप्शन आता जो 2024 से 34 तक चलता, और उसके बाद फिर कोई अदर ऑप्शन आता जो 34 से 44 तक चलता, सपोज दैट, तो यूपीए एनडीए को इस बात का डर होता कि हमको मिनिमम करप्शन करना है, या फिर मिनिमम करप्शन में इंटरफेयर करना है, या फिर मिनिमम ऐसे लोगों को टिकट देना है जिनमें आपराधिक चार्जेस हो, जिनमें जो बेलगाम हो, जो निरंकुश हो। तो लेकिन यहाँ सबको मालूम है 2 ही पार्टियां हैं, जनता 5 साल में, तुरंत 5 साल बीत जाता है, अभी वो जाएगी कहाँ? तो इसीलिए एक पार्टी एक नेशन नहीं, बल्कि कम से कम मेरे हिसाब से 4-5 बड़ी पार्टियां होनी चाहिए जो कंटेस्ट में रहे। इससे करप्शन कम होगा, इससे जनता का भय राजनेता पर होगा। लेकिन राजनेता अभी फिक्र में नहीं रहता है, उसको मालूम है कि अरे भाई 5 साल बाद फिर 5 साल में उबना ही है,
5 साल एक बहुत बड़ा समय होता है और सबको आप सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं, तो फाइनली फिर आपको उस नेता के पास जाना है जिससे आप छुटकारा पाकर आए हुए थे। तो इसीलिए मेरा मानना है वन नेशन वन पार्टी नहीं, 4-5 पार्टियां हों जो मजबूती के साथ चुनाव लड़े, बारी बारी से उनको मौका मिले, जनता उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए चुने, बेहतर करने के लिए चुने तो बेहतर होगा। लेकिन अगर वन नेशन वन पार्टी और खासकर एनडीए के नेतृत्व में जो परिस्थितियां देख रहे हैं, जिस प्रकार ऑटोनमस बॉडियों को अपने अधीन कर रही है, बहुत ही घातक होगी अगर ऐसा होता है तो। जानकारी भी हम इनसे लेंगे और भी सारी बातों के बारे में बात करेंगे और आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपनी राय जरूर दें कि इस बार आपको क्या लगता है कि गिरिडीह लोकसभा सीट में क्या कुछ बदलाव हो सकता है या फिर कैसे क्या उम्मीदें रखी जा रही है, किस पार्टी से उम्मीदें रखी जा रही है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज।